चलो भाई, लास्ट लेक्चर में क्या किया था वो समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर्स, और वेक्टर में हमने एडिशन सिखाया था कल आपको, सब्ट्रैक्शन सिखाया था, साथ में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया था। ठीक है, रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका बहुत यूज होने वाला। तो उसमें हमने कैसे रिजोल्यूशन करा था, हम आई से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। मान लीजिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, यानी कि ये डायरेक्शन होगी आई कैप, ये वाई एक्सिस है, ये डायरेक्शन होगी जे कैप। और हम कैसे कंपोनेंट कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कैसे कंपोनेंट देख रहे हैं इसके, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, ये ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इसलिए उसे रेक्टेंगुलर। मान लीजिए ये वेक्टर ए था और मुझे इसे दो कंपोनेंट में तोड़ना है, और ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा था कल, थीटा। समझ में आ रही बात। तो मैंने मान लिया था कि इसका प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे ऐसे चलेगा, और वाई एक्सिस पे प्रतिछाया यहाँ तक आ सकती है। प्रोजेक्शन को सिंपल याद रखो, परछाई। ठीक है, अब ये यहाँ बीच में खड़ा है तो इसकी परछाई एक्स एक्सिस पे यहीं तक आ सकती है, और इसकी परछाई वाई एक्सिस पे यहीं तक आ सकती है। समझ में आ रही है बात। मान लीजिए ये फैन है, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इस प्लेन में जिसमें आप बैठे एक्स वाई में, यहीं तो बनेगी नीचे। जब इसको ऊपर से लाइट डालूंगा तो परछाई कहाँ बनेगी। परछाई कैसे बनती है, लाइट का पीछे से जो हो जा, जो बंद हो जा लाइट, उससे आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रही है बात। तो जब लाइट ऊपर से डलेगी तो परछाई कहाँ बनेगी, इसी प्लेन में बनेगी। समझ में आ रही है? परछाई, ऐसा नहीं कि इस फैन की परछाई वहां दीवार पर पड़ने लगेगी। आगे बात समझ में। तो परछाई प्रोजेक्शन हमेशा क्या होता है, दूसरे एक्स, अब इस एक्सिस पे देखिए, तो अगर ये परछाई यहाँ बन रही तो एक्स एक्सिस पर कहाँ तक काटेगी, यहाँ पर। और वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है सपोज करो, तो इस पर कहाँ से काटेगी, यहाँ। समझ में आ रही बात। तो इस वेक्टर की जो परछाई है, जो प्रोजेक्शन है, जिसे हम कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। उस कंपोनेंट एक्स की तरफ मैंने कंपोनेंट मान लिया था ए एक्स, और वाई की तरफ कंपोनेंट मान लिया था ए वाई। अब हमें पता लग गया। और ए को इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमेशा क्या हो, ए वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे, कंपोनेंट की फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई। और पढ़ते कैसे हैं ए एक्स को, कंपोनेंट ऑफ ए, क्या पढ़ते हैं इसे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। और इसे क्या पढ़ते हैं वाई को, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्स के अनुदिश ए का घटक। ठीक है, एक्स एक्सिस के अनुदिश ए का घटक, हिंदी में ऐसे पढ़ते। ठीक है, तो फिर हमने इनकी वैल्यू निकाल ली थी, और हमें पता लगा था अगर मैं यहाँ ये ए वाई ही होगा ये भी, अगर इसमें मैं क्या कर लूं, साइन थीटा का फार्मूला लगाऊं, साइन थीटा और कोस थीटा का फार्मूला लगाऊं, तो कोस थीटा बनेगा ए एक्स अपॉन ए, देख लो चाहे इसमें, और साइन थीटा बनेगा ए वाई अपॉन ए। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आई थी, ए एक्स की बन गई थी ए कोस थीटा, और ए वाई की वैल्यू बन गई थी, कल बता दिया था, ए साइन थीटा। इसका एक दूसरा भी नाम है जो 11th के टीचर, 11th में आपने पढ़ा होगा, इसे बोलता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। इसे बोलते हैं क्षैतिज घटक, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। पर आपको ऐसा कभी नहीं रटना, कल भी बताया था मैंने। ठीक है, अगर ऐसा रटोगे तो मारे जाओगे जब क्वेश्चन करोगे। तो आप ऐसे याद कर लोगे, वो क्षैतिज घटक हो कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो साइन थीटा, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोस थीटा। ऐसा कभी नहीं रटना जैसे 11वीं का टीचर रटवावे। ठीक है, आपने क्या याद रखना कि जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा, क्या याद रखना है दिमाग में, जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा वो क्या होगा, कोस कंपोनेंट होगा हमेशा, और उसके परपेंडिकुलर हमेशा साइन कंपोनेंट। जिसका एक हमने कल एक एग्जांपल कैसे यूज करेंगे फिजिक्स में, मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप आने वाले टाइम में, इन्होंने कर भी रखे होंगे। तो क्या होता है, अगर मुझे इसके mg, इस पे वेट कौन, नीचे की वेट नीचे की ओर लगता है, फोर्स हमेशा mg। तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक इसके ठीक परपेंडिकुलर। और अगर ये एंगल थीटा है इंक्लाइन प्लेन का, तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, इससे एंगल बन रहा, इस ये एक्सिस है mg वाला, तो इससे एंगल कौन बना रहा है, ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा। तो इसलिए लिखते हैं mg कोस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg साइन थीटा। तो इसकी यूज कहाँ होती है, इसे पता करो। ठीक है, तो आपको हमेशा ये रटना है कि जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, कोस कंपोनेंट होगा। हमें नहीं मतलब है, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपने आप। ठीक है, अगर यही ये एंगल कोई यहाँ से ना बना है, कि मैं तो नहीं मानता ये एंगल, मैं तो यहाँ से बनाऊंगा एंगल,
तो अब वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा, कोस थीटा होगा, और एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन रट तो कैसे रखा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो, कोस थीटा, तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो आपको ऐसे नहीं रटना, जैसे मैंने बताया ऐसे रटना। तो फिर मैंने इसमें बहुत सारी चीजें बताई थी, मेन मुद्दा यही है, ये आपको देखना। तो वेक्टर, इसके बाद अगर आप सवाल करना चाहो तो कर भी सकते हैं, जैसे एक सवाल करते हैं इस पे, कर लोगे ये सवाल। चलो एक सवाल करते हैं कंपोनेंट से, आसान सवाल दूं हार्ड सवाल दूं, मैं से बता आपको। चलो जैसा भी है देख लेते हैं, कह रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करवा के फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। कह रहा द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स दे रखे हैं उसमें, मैग्नीट्यूड दे रखा है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर है ओ ए, और उनका नाम दे दिया ओ बी एंड ओ सी, यानी कि ये सब किससे बन रहे, ओरिजिन से बन रहे हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर आर इक्वल, मैग्नीट्यूड सबके इक्वल है, इन द गिवन फिगर, कोई फिगर दी हुई है उसमें बनाऊंगा अभी, आर इक्वल, ये कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है भाई। फिर कह रहा फाइंड देन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, देन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, इसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है इच, विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, किससे निकालनी है डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के साथ निकालनी। उसने ऑप्शन भी दिए, ए पार्ट tan इनवर्स, ये ऑप्शन दे रखे हैं, 1 + √3 -√2 अपॉन 1 - √3 -√2, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन भी आया है उसमें, tan इनवर्स √3 -1 + √2 अपॉन 1 + √3 -√2, फिर सी ऑप्शन दिया उसमें, tan इनवर्स, ठीक है भाई। हेलो, ठीक है भाई, tan इनवर्स √3 -1 + √2 अपॉन 1 - √3 +√3, एक ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा tan इनवर्स 1 - √3 -√2 अपॉन 1 + √3 +√2, और चित्र ऐसा बना सकते हैं, ये हमारा एक फिगर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसको ये वाई एक्सिस है, इधर ये माइनस एक्स एक्सिस है, इधर ये माइनस वाई एक्सिस है, ऐसा उसने एक चित्र बनाया। और उसने ये वेक्टर है, ये ओरिजिन है वो, और ये वेक्टर ए बनाया इधर, इसे ए कह रहा हो, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। फिर इधर से ही यहीं से ये वेक्टर बी बनाया है इसने, ये बी है, ओ बी वेक्टर, और ये एंगल दिया उसने यहाँ से यहाँ के 60 डिग्री, और फिर इसने एक ये वेक्टर बनाया है ओ सी, इस डायरेक्शन में सी बनाया, और ये एंगल दिया उसने 45, ठीक है। कर लोगे। और क्या दिया हमें कि मैग्नीट्यूड तीनों के इक्वल है, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, ओ ए में बता चुका मैं, ठीक है, मॉडुलस में मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी, दैट इज इक्वल टू कुछ भी कह सकते हैं आप, तीनों का मान लीजिए, ये इसका मैग्नीट्यूड ए मान ले तो आप ए ही मान सकते हैं तीनों का, या लैम्डा जो भी आपने मानना, ए, ए से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ और मान लो, ठीक है, लैम्डा मान लेते हैं, ये लैम्डा है, मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, क्यू पी आर कुछ भी। और ये सवाल हमें करना है, हाँ, तो ये सवाल कंपोनेंट
सबसे पहले ओ ए को लिखेंगे, ओ बी को लिखेंगे, ओ सी को लिखेंगे, आसान सवाल है। कर लोगे इसे? कर लोगे? सबसे पहले ओ ए वेक्टर को अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बताओ। क्या निकालना है हमें? ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। तो पहले ओ ए वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो मैं एक लिख के दिखा देता हूँ ओ ए कैसे लिखेगा। अब ओ ए कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे एक्स एक्सिस से। तो क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस की तरफ कैसे लिखेंगे? ये कितना लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना? लैम्डा। कितना है? लैम्डा। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? लैम्डा। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? लैम्डा। क्लियर है बात? तो इसे क्या लिखूं मैं? लैम्डा कोस 30 डिग्री, एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट। यस और नो? और यहाँ क्या लिख दूं? डायरेक्शन आई क्या है? एक्स एक्सिस की। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया। क्लियर है? फिर उधर वाई एक्सिस पे क्या लिखूं? प्लस लैम्डा साइन 30 डिग्री। डायरेक्शन क्या लिख दी? जी। सिंपल। कुछ है इसमें? अब आपने कोस 30 की वैल्यू पता होगी, बताओ क्या हो? कोस 30 कितना हो? √3/2। तो ये बनेगा √3/2 लैम्डा आई कैप प्लस इसकी वैल्यू 1/2 लैम्डा जी। तो ये हमारा ओ ए वेक्टर आ गया। ओ बी लिख के दिखा दो बस ये। ओ बी किधर है? ओ बी ये रहा नीचे की तरफ। तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर और एक इधर की डायरेक्शन में। कितना एंगल बनाना है? 60 डिग्री। इससे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे की ओर 60 डिग्री बना रहा है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो कंपोनेंट तोड़ने हैं। तो ओ बी कितना बनेगा? जरा लिख के दिखाओ मुझे ओ बी। आई क्या? वेरी गुड। हाँ, माइनस का, वेरी गुड। बस यही समझना है, इसमें तो बनेगा लैम्डा कोस 60 डिग्री आई कैप माइनस, क्योंकि ये माइनस वाई कैप है तो माइनस जे कैप हो जाएगा। माइनस लैम्डा साइन 60 डिग्री जे। क्लियर? इसे कर लोगे? ओसी और लिख के दिखा दूं मैं। ओसी। ओसी और बताओ। ये हमारा ओसी है। ओसी कितना एंगल बना रहा? वाई एक्सिस से इस एक्स एक्सिस से कंपोनेंट ऐसे तोड़ देंगे। तो इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट बताओ कितना होगा? लैम्डा कोस 45 डिग्री, वो भी माइनस का, क्योंकि इधर माइनस एक्स एक्सिस है। कितना बनेगा? आई कैप। ठीक है जी। और उधर प्लस में आ जाएगा, प्लस लैम्डा साइन 45 डिग्री जी। ठीक है? तीनों की वैल्यू लिख लोगे। फिर क्या करोगे? उसे ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी करोगे, माइनस ओ सी जो आएगा वो किस में आएगा? आई कैप और जे कैप में। लेकिन मुझे निकालना थीटा। तो कल टेन थीटा की डायरेक्शन लिखवाई। टेन थीटा का फार्मूला क्या था? जब ये एस एक्सिस से एंगल बना, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स। ए वाई वाला कंपोनेंट कौन होगा? जे, जो जे में आएगा। इसमें जब इसे आप जोड़ के निकाल लोगे तो जो जे वाला होगा वो कौन होगा? ए वाई। और जो आई वाला होगा वो क्या होगा? ए एक्स। उन दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड। और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या निकाल लोगे? टेन इनवर्स ए वाई अपॉन। ठीक है भाई? समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। कंपोनेंट का आया हुआ क्वेश्चन है, शायद जेई का क्वेश्चन है, जेई मेन का। ठीक है? ये सही है। आंसर इसका रहेगा ये 1 - √3 - √2। 1 - √3 - √2, ये वाला आंसर रहेगा डी। मैं आंसर भी बता दिया, जिसका नहीं आएगा कल पूछ लेगा। ठीक है भाई? तो आप पे आप कंपोनेंट तोड़ने आगे। इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है
शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अच्छा, काइनेमेटिक्स क्या हमने पढ़नी है? काइनेमेटिक्स क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं? देखो, हमारा जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल नया ही रहा है। 9-10 चैप्टर तक यही गुंजेगा। ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशन तक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो ग्रेविटेशन तक आते हैं, और फिर इसमें आ जाए एक नई मोशन, एसएचएम। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहां से भी सवाल बनते हैं। तो ये टोटल मिला के 10 चैप्टर। ठीक है, जिनमें जिनका कंट्रीब्यूशन पूरी थ्रू आउट फिजिक्स। मतलब आप इसके बाद 12th की फिजिक्स पढ़ोगे, उसमें भी सेम कंट्रीब्यूशन कहीं भी यूज हो सकता है। तो ये इसलिए नहीं सीखनी कि एग्जाम में आ गए। ठीक है, ये फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसलिए नहीं सीखनी है हमें कि ये एग्जाम में आए। इसलिए सीखनी है क्योंकि इससे ही फिजिक्स के रास्ते खुलते हैं। अगर जिसकी ये कंप्लीट है, मैकेनिक्स नाम का ये पूरा का पूरा, समझो उसे पूरी फिजिक्स आ है। ठीक है, एक छोड़ के मॉडर्न फिजिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स में भी ऐसा ही चलता है, पर वो एटम के अंदर की बात है। ठीक है, वहां एटम्स पे खेलती है। पर जितनी भी ये दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये सारा का सारा किस पे बेस है? मैकेनिक्स पे बेस है। इसकी मोशन डिस्क्राइब करनी हो, पोजीशन, ये फैन क्यों घूम रहा है, गाड़ियां क्यों चल रही, क्या कहते हैं, साइकिल क्यों चल रही है, ये सब कुछ अगर आपने डिस्क्राइब करना पूरा आंखों से देखने वाला वर्ड, तो आपको यही मैकेनिक्स यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है? तभी ये हार्ड भी लगता है, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल फिजिक्स है। समझ रहे? हार्ड कुछ नहीं है इसमें। अगर आप सोच समझ कर काम करोगे, कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल। लेकिन अगर आप इसे दिमाग में बर्डन लेकर करोगे इसी चीज को, तो फिर ये इतनी की लिस्ट हो जाए, सवाल नहीं लेगा आपसे। ठीक है, तो जो सिखाऊं वो सीखते जाओ। क्लियर है बात? उसी से सवाल बनते चले जाएंगे अपने आप। आपको कुछ नहीं करना। देखो, इसमें न्यूटन्स की, इसे बोलते हैं न्यूटन की मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें सारे न्यूटन्स के लॉ लगते हैं। इसमें नहीं लगेंगे, पर ये भी न्यूटन्स की देन है। काइनेमेटिक्स, गैलीलियो, न्यूटन, इन्होंने ही काम किया है। न्यूटन्स की जो ये मैकेनिक्स है, इसकी एक खासियत है, आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओगे उससे। ठीक है, जो बच्चा इसमें अपना दिमाग लगाता है उसी का सवाल गलत है। ठीक है, इसमें अपना दिमाग नहीं, जो न्यूटन कह रहा है वो करना। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। समझ में आ रही? बच्चे क्वेश्चन गलत क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना दिमाग लगाने लगे हैं सवाल में, और न्यूटन की बात सोचते नहीं कि न्यूटन क्या कह रहा है। फिर सवाल न्यूटन एकदम श्राप देता है आपको कि जा सवाल गलत हो जाएगा, और वो हो भी जा। ठीक है नहीं, वो हो भी जा फिर आपसे, बनता ही नहीं। तो इसलिए उसकी बात, किसी की बात नहीं माननी उसमें। किसकी बात माननी? न्यूटन की बात माननी से, जो वो कहे उसके अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, यहाँ थ्योरी का, इसमें पूरे 9 चैप्टर में थ्योरी का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, कभी आप सोचते हो कि मैं थ्योरी, थ्योरी 11वीं से पढ़ते आ रहे, 9th से 9th में आ जाए इक्वेशन ऑफ मोशन। कभी आप सोचते हो कि मैं थ्योरी पढ़ कैसे करूंगा? थ्योरी का कोई महत्व नहीं है इस चैप्टर में, ज्यादा महत्व नहीं है। बस चीजें सीखनी। महत्व किसका है यहाँ? प्रॉब्लम्स का। आप, क्योंकि ये चीज, ये जो मैकेनिक्स है, ये प्रॉब्लम से सीखती है। ये थ्योरी से नहीं सीखी जाती। यहाँ थ्योरी पढ़ना इतना ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी रट रहे। थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा यहाँ। यहाँ प्रॉब्लम से मैकेनिक्स सीखती जाएगी। तो जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम करोगे इन 9-10 चैप्टर में, उतना ज्यादा आप फिजिक्स सीखोगे। मेरी बात क्लियर समझ में आ गई बात? कभी आप इसके किताब ले लो मोटी मोटी और थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो, और वही आर्टिकल कर रहे हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एफ बराबर, न्यूटन का नियम तो एक ही है ना, एफ इजकल टू एम ए। खत्म होगी बात। और उसका एप्लीकेशन देखोगे, जब अंदर घुसोगे उसमें, तो आपको पता लगेगा वो एफ बराबर एम में क्या कर रहा है। क्लियर है नहीं? तो आपको एफ बराबर एम में पढ़ लिया थ्योरी में, खत्म होगी बात। ये उसे ही बार बार सिद्ध करते जाओगे, कुछ फायदा है उससे? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपने एक बार पढ़ना थ्योरी, एक छोटी सी 4 पेज की थ्योरी बना लो हर चैप्टर की, खत्म होगी बात। उसे ही देख लो फार्मूले। ज्यादातर क्या करनी है? एप्लीकेशन। और चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहला हमें पता करना है व्हाट इज मोशन। काइनेमेटिक्स किसे बोलते हैं? हाँ, मैं ये पूछ रहा था किसे बोलते हैं। देखो, ये सब ब्रांच किसकी है? मैकेनिक्स की। तो वास्तव में हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैकेनिक्स में बहुत सारी ब्रांच हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है, एक काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं इसमें, मैं बता दूं। और एक दूसरी ब्रांच होती है डायनेमिक्स। एक तीसरी ब्रांच भी होती है स्टैटिक्स।
ठीक है। तो हमें मेनली इन दो पे ही फोकस करना। समझ में आ रही बात? तो ये काइनेमेटिक्स क्या है? ये हमारा सब स्टडी ऑफ मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स को समझो। मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। सिंपल। क्या है? मोशन का अध्ययन। ठीक है, हमने सिर्फ क्या डिस्क्राइब करनी? मोशन। और जब मोशन डिस्क्राइब करेंगे तो पोजीशन भी करेंगे। तो ऐसे बोल देते हैं स्टडी ऑफ मोशन एंड पोजीशन। ठीक है भाई। पर सिंपली हमने क्या करना है? मोशन को डिस्क्राइब करना। ठीक है। जितना भी दुनिया हम आंखों से देखते हैं उनकी मोशन। ठीक है। ऐसा नहीं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन भी डिस्क्राइब कर दे, ये नहीं, वहां इसकी लिमिट हो जा। एटम का आते ही सार क्या हो, ये मैकेनिक्स फेल हो जा। फिर एक नई मैकेनिक्स शुरू होती है जिसे बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अगर मुझे एटम्स के अंदर की मोशंस को डिस्क्राइब करना है तो फिर ये मैकेनिक्स नहीं लगती न्यूटन की, वहां ये फेल हो जावा। ये सिर्फ किस पे लगती है? जो हम आंखों से देखते हैं, भौतिक संसार। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में क्या है? काइनेमेटिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन ही करते हैं क्योंकि मैकेनिक्स की ब्रांच है। पर किस तरीके से करते हैं? हम इफेक्ट की स्टडी नहीं करते, सिर्फ कोज कोज की स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे मोशन आ गई तो हम सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे, ये पता करने की कोशिश नहीं करेंगे ये मोशन आई क्यों। समझ में आ रही? किस वजह से आई होगी, किस वजह से इस कार ने चलना शुरू किया होगा। हम सिर्फ ये मानेंगे कि कार चल रही है। ठीक है। ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे क्यों चल रही है, इस पूरी की पूरी ब्रांच में। ठीक है। आपको कहेगा एक कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, बस चल रही है। कभी आप ये सोचने लगे इस पे फोर्स लगा होगा, इस पे टॉर्क लगा होगा टायर्स पे, तभी आगे बढ़ी होगी, इसका मोमेंटम क्या होगा, फलाना नहीं होना, ये नहीं मैं सोचूं। ठीक है। इसे पढ़ते हैं सिर्फ हमें किस पे फोकस करना? मोशन पे फोकस करना। विदाउट नोइंग इट्स कोज। हम उसके कोज को जानने की जरूरत नहीं है। और वो कोज क्या हो जिसकी वजह से मोशन आए, उस खोज का नाम क्या है? उस कारण का नाम क्या है जिसकी वजह से मोशन आती है किसी भी बॉडी की? उस कारण को बोलते हैं फोर्स। बिना फोर्स के मोशन संभव नहीं है। समझ में आ रही बात? तो फोर्स इसका मतलब सिर्फ किसका अध्ययन किया जाए? मोशन का, नॉट फोर्स। फोर्स का अध्ययन नहीं करते इसमें, सिर्फ और सिर्फ किसका करते हैं? मोशन का। और इसमें क्या करते हैं? फोर्स का भी अध्ययन करते हैं और मोशन का भी। तो यहाँ इफेक्ट और कोज दोनों का करते हैं। जो इफेक्ट है यानी कि जो मोशन आ गई उसे इफेक्ट बोलते हैं, और जो उसे कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? force। ठीक है। सॉरी, कोज फोर्स है और इफेक्ट जो है वो मोशन। ठीक है। यहाँ दोनों का इफेक्ट और कोज का दोनों का अध्ययन करते हैं डायनेमिक्स में, और काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ किसका? कोज का, सॉरी इफेक्ट का। ठीक है। कोज का अध्ययन नहीं कर। खोज का मतलब कारण, किस कारण से। और इफेक्ट का मतलब उस कारण के कारण जो प्रभाव आया, जो मोशन बनी सिर्फ। क्लियर है? तो ये क्या है? सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन। इसे ऐसे बोल सकते हैं एक लाइन में अगर आपने पढ़ना हो, स्टडी ऑफ मोशन है ये। पर क्या? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कोज। एक लाइन में लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है भाई। और ये क्या है? स्टडी ऑफ मोशन एज वेल एज इट्स कोज। एज वेल एज इट्स कोज नहीं बोल रहा है, एज वेल एज। अच्छा सा नहीं लग रहा, मुझे लगे हैं। चलो सही लिख देते हैं। अब लगेगा। अब सही लग रहा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? दोनों का पता लग गया। तो हमें पहले ये, क्योंकि यही पढ़नी पड़ती है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये समझ लो। काइनेमेटिक्स में एक होती है स्ट्रेट लाइन मोशन, या 1D मोशन बोल सकते हैं इसे, ये पढ़ना है। और फिर 2D मोशन पढ़नी है, 3D मोशन पढ़नी है। ठीक है। ये हमें पढ़, तीन तीन काम है। स्ट्रेट लाइन मोशन चलेगी, फिर मोशन इन्हें प्लेन आ जाएगा जिसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन है। समझ में आ रही बात?
तो हमें दो ही स्टडी करनी, स्ट्रेट लाइन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, नीट में इतना ही। ठीक है, 3D मोशन भी हो सकती है। ठीक है, तो आप जो है ये दो काम करना। पढ़ने में इतना आसान है बहुत। एक थोड़ा सा आप ग्राफ पे अप्रोच, मैं आज थोड़ा सा और बताऊंगा, चलो जब ग्राफ आएंगे तब बताएंगे, पहले काम शुरू कर। ठीक है, ग्राफ को मैं ऐसे ही, किसी का ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है आपको। ये रखते हैं ग्राफ, इसलिए नहीं कर पाते फिजिक्स को, क्योंकि ग्राफ बनाने नहीं आते। आपको इक्वेशन पहचाननी नहीं आती। आपको किसी भी ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं। और दुनिया का कोई भी ग्राफ है वो आप एकदम बना दो, ये मैं गारंटी ले रहा। ठीक है, किसी भी ग्राफ को एकदम बना दोगे और तुरंत एनालाइज भी कर दोगे उसे, ये चल क्या रहा। तो क्लियर है सब। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ मोशन से। तो सबसे पहले आप ये बताओ, मोशन से आप क्या समझते हैं फिजिक्स की भाषा में? क्या मैं मोशन में हूँ? हूँ ना? और आप किस में हैं? या आप रेस्ट में हैं, है ना? या नहीं है? कैसे पता लगा आप रेस्ट में हैं या मैं मोशन में हूँ? मैं ऑब्जर्वर हूँ। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे ऑब्जर्वर की। ध्यान रखना, जो असली मिस्टेक है ना आप लोगों की, वो यही है। दिमाग में आप थ्योरी को इस तरीके से पढ़ते हैं बस, जैसे पढ़ेगा परिभाषा। ये अगर टाइम के साथ पोजीशन को चेंज करें तो उसे मोशन बोलते हैं, और टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करें तो उसे रेस्ट में। पर ये सही डेफिनेशन नहीं है। समझ में आ रही बात? किसके रेस्पेक्ट में है? हमेशा जब भी सवाल करोगे तो यहाँ ये जरूर लगाना, ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है। अगर नहीं दे रखा तो आप मान लोगे अपनी तरफ से कि एक आदमी से देख रहा होगा, वो ऑब्जर्व कर रहा है सिम्सन। और जो देखता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। आगे बात समझ में, जब तक इस तरीके से सवाल को नहीं करोगे, सवाल गलत ही होगी। आसान सवाल भी गलत हो जाए। समझ में आ रही बात? तो आपको जब भी सवाल करें, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन मोशन देता है, मुझे इसका थ्योरी से मतलब नहीं, सवाल पा रहे हो। जब भी आप सवाल करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, एक ओरिजिन को फिक्स करें। और वहां ये सोच लेंगे मन मन में, जब वो कॉपी पे लाइन खींचोगे आप, कि इसे देखने वाला यहाँ ऊपर बैठा। समझ में आ रही बात? वो इसे ऑब्जर्व कर रहा है कि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो फिर कोई दूसरा आदमी भी देख सके उसे, उसके रेस्पेक्ट में उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए दिख रही है। समझ में आ रही बात? तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव चीजें, वो देखने वाले पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे आप, मैं आपको देख रहा तो रेस्ट में है, कोई चांद पे तो देख रहा तो हम तुम किस में हो? मैं भी किस में लगूंगा उसे? मोशन में। एक बस वाला है, आप बस में बैठ गए या ट्रेन में बैठ गए या किसी अपनी बाइक पे ही बैठ गए, किसी कार में ही बैठ गए, आप जा रहे हैं, आपका रिश्तेदार भी बराबर में बैठा है आपकी। तो रिश्तेदार से पूछो कि मैं किस में दिख रहा आपको, वो बताएगा तो बैठा रेस्ट में है नहीं। और मुझसे पूछो, मैं बाहर खड़ा हुआ कार को देख रहा हूँ, कहेगा ये दोनों मोशन में। तो ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में। एक मोशन में होते हुए भी चीज एक ऑब्जर्वर के लिए दूसरी चीज रेस्ट में हो सकती है, और एक रेस्ट में होते हुए भी दूसरी चीजें उसके लिए क्या हो सकती हैं? मोशन में हो सकती है। तो सबसे पहले सिर्फ ये कंफ्यूजन दूर करना, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले ये आपको दिमाग में आना चाहिए, इसमें कहाँ रेस्ट है और कहाँ मोशन। फिर सवाल जीरो है। सबसे आसान सवाल काइनेमेटिक्स की। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास सोल्व करने का, तो वो सवाल भी हो नहीं पाएगा, वो गलत होगा। आपको लगेगा मैं सही कर रहा, और वो सवाल भी कैसा होगा? गलत होगा। तो इन चीजों से बचना है, असली फिजिक्स शुरू होगा। तो मोशन क्या है? अगर सिंपल सी भाषा, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि वो चीज किसमें है? मोशन में। रेस्ट क्या है? अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो हम बोलते हैं वो चीज किसमें है? रेस्ट में। लेकिन दोनों टर्म ही क्या है हमारी? रिलेटिव है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती हैं? ऑब्जर्वर पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रेस्ट पूर्ण, आप पूर्णतः रेस्ट में है, नो। मेरे लिए रेस्ट में है। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं आपको देख रहा तो मेरे लिए आप किस में है? रेस्ट में। मैं आपकी वेलोसिटी को लिखूंगा जीरो, लेकिन चांद वाला आपकी वेलोसिटी को जीरो नहीं लिखेगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे तो बताने की जरूरत तो नहीं, मोशन और रेस्ट डेफिनेशन तो लिखवाने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात? एक चीज, एक टर्म होती है रेस्ट। रेस्ट, ये लिख लो, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। बोथ आर रिलेटिव टर्म्स।
बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, दैट इज अर्थात डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर्स, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। क्या भाई? अब ये ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्व करता है उसका नाम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? क्या होता है, उसे क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? बाद में बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है, अभी नहीं करते। अभी थोड़ा सा सवाल पे चलते हैं, कल परसों में करेंगे। ठीक है? अभी धीरे धीरे आपको पुरानी चीजें बता दूंगी थोड़ी सी। तो यहाँ शुरुआत, मोशन रेस्ट समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ मोशन। अब हमारे हम सीधा चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये काम करते हैं, फिर करते हैं, जब सवाल करेंगे उससे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताऊंगा। अभी थोड़ा कोर्स को खींचते हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, क्योंकि ये चीजें सुनी हुई हैं आपको। ठीक है? ये समझ में आ जाएंगी, फिर सवाल कराना आसान हो जाएगा। ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करेंगे सवालों में, तो जब सवाल आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उससे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक डिटेल्ड चर्चा कर लेंगे 20-25 मिनट, तो समझ में आ जाएगा उससे क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्टेंस क्या होता है जी? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होती है। डिस्टेंस एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर। इस पे भी सवाल आ जाए, मतलब इस पे भी क्वेश्चन आ जाए, डिस्टेंस जिस जो आपसे होता नहीं, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट का सवाल भी गलत कर दोगे। अगर वो एक सही से सवाल पूछ ले ना डिस्प्लेसमेंट निकालने का, पूछता भी है, ठीक है, वो भी आपसे क्या हो जा गलत। तो आपकी अप्रोच कितनी गलत है। डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस लिख लेंगे। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है? एक्चुअल मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत किसी भी पाथ पे चल रहा हूँ, ये मान लीजिए ओरिजिन है। ठीक है? ये ओ, इधर एक्स एक्सिस मान लो, ये इधर कहीं वाई एक्सिस रहा होगा। ठीक है? मैं ए से बी तक जा रहा, तो ये ए से बी तक जितनी लेंथ है इस पाथ की, ये जितना भी आप चले, ये सारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और अगर इन दो पॉइंट को मिला दूं, ये क्या कहलाएगा? कहां से कहां तक? ए से बी तक। क्लियर है बात? तो एक्चुअल लेंथ जो भी होगी, दूसरी बात याद रखेंगे, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होती। ग्राफ में ये बात ध्यान रखनी, ग्राफ में काम आएगी आपको ये बात जो लिखी। जब आप किसी चीज ग्राफ को एनालिसिस करोगे, तो कब बहुत सारी जगह निगेटिव ग्राफ बने रहे डिस्टेंस के, तो इसका मतलब वो ग्राफ संभव नहीं है। वो एकदम देख के उसे सोल्व नहीं करना किसी भी चीज को, अगर आपको पता है तो तुरंत वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है? डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, बढ़ेगी ये। अगर कोई चीज मोशन में है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं, निगेटिव नहीं रहेगी। क्लियर है बात? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है ये? स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसका यूनिट किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है भाई? अब आ जाओ जरा डिस्प्लेसमेंट में। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है? इसे बोलते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या? इनिशियल पॉइंट। ये ध्यान रखना, इनिशियल पोजीशन। क्या? ठीक है? और जहां पहुंचते हैं उसे क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। ठीक है? पर इसे इनिशियल को हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है? फाइनल को बोलते हैं अंतिम अवस्था। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है?
ये ऐसे लिख देता है किताब वाला, सही भी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये लिखता है। ठीक है। क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ये लिखता हूँ। कलर सही नहीं है, लिख के आ जाए ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये तो बदलता ही नहीं कलर, कलर बदलने के लिए ऐसे, ये 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 करा दो भाई काम। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिख रहा है, ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है भाई। और मैंने क्या करना है इसमें, और तो कुछ पॉइंट है नहीं मुझे लगा, तो इसके अलावा कोई पॉइंट है क्या? हाँ। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन वाला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फाइनल पोजीशन जो भी आप देखें। ठीक है। डायरेक्शन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ठीक है। ठीक है। डिस्टेंस से हमें ये पता चलता है, एक पॉइंट और सुन लो थोड़ा सा। डिस्टेंस से ये पता चलता है कि उसने किस तरीके का पाथ फॉलो किया है, पर डिस्प्लेसमेंट से ये कभी नहीं बता सकते आप कि वो किस तरीके के पाथ पे चल रहा है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नेवर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। समझ में आ रही बात, वो सिर्फ बताता है कि मैं इनिशियल यहाँ था, फाइनल पॉइंट पे यहाँ था, और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। क्लियर है बात? सेम ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। डायरेक्शन बस इतना ही बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, जो इम्पोर्टेंट खेल है। एक बार पढ़ो इसे 1 मिनट के लिए जो लिखवाया, और फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। समझ में आ गई बातें? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हो गया हिसाब किताब दिमाग में, तुम्हारे तो पहले से ही होगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे की लिस्ट होते चले जाए। ठीक है। चलो जी, कह रहा है एक सर्किल है, दिस इज अ सर्किल, ये इसका रेडियस आर दिया हुआ। क्वेश्चन लिखो पहले। एक सर्किल है, उसका रेडियस क्या है, आर है। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन कवर्स, पहला फर्स्ट केस हाफ सर्किल,
अगर वो हाफ सर्किल कवर कर रहा, तब बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड है फुल सर्किल। सबसे पहले आसान से सवाल से शुरू किया हमने। देखो ये जितनी भी डेफिनेशन से कुछ नहीं काम होगा, सवाल से काम होगा, मैंने बताया ना। हमें कुछ नहीं करना, 5 मिनट थ्योरी पढ़नी है आगे, और पिछले 1.5 घंटा सवाल ही करो। ठीक है, फिर सवाल से आप क्या बनाओगे, थ्योरी दिमाग में अपने आप सेट। इसमें सिर्फ 5 मिनट सवाल होंगे, 5 मिनट की सॉरी थ्योरी होगी, 5 से 10 मिनट की हर टॉपिक, 5 से 10 मिनट की थ्योरी का है। बाकी टाइम हमें उस टॉपिक पे क्या करना है, सवाल। कल मैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा आप, ठीक है। बस फिर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आधे घंटे में क्लियर हो जाएगी सारी बात। फिर उस पर क्या करेंगे, 1.5 घंटा सवाल ही करें। तो ये आप ध्यान रखें। तो हाफ सर्किल में हम चले, तो डिस्टेंस कितना, भाई एक्चुअल ये यहाँ से ही मान लीजिए, वो यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से चलना, तो हाफ सर्किल कहाँ हो जाएगा, यही तो हो जाएगा बी पॉइंट पे। ये कवर कर देगा हाफ सर्किल हो। अरे कर देगा या नहीं। ये हमारा सर्किल है हाफ, यही है ना। तो कितनी डिस्टेंस चला, एक्चुअल पाथ, इस लेंथ, ये जो इसकी परिधि सरकमफ्रेंस होगा हाफ सर्किल का, ये क्या होगी हमारी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है भाई, तो डिस्टेंस कितना आएगा, सिंपल, कितना आएगा भाई, 2 पाई आर। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, देखो ये सिर्फ आधा सर्किल है। कितना सर्किल है पहले केस में, ये आधा। तो टोटल सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, चला आधा, तो कितना आ जाएगी डिस्टेंस, पाई आर। ठीक है, एक्साइटेड नहीं होना। और डिस्प्लेसमेंट, बताओ डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन, फंडामेंटली डेफिनेशन याद रखनी है, एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। समझ रहे भाई साहब, पीछे भूल जाओ कि मेरे से कुछ छूट रहा, यहीं से पकड़ो इसे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ए और बीच बी के बीच की दूरी कितनी है, ये कितना आर, ये भी कितना, ये टोटल कितना हो गया, हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, क्लियर है बात। तो आपको कहा ना अपना दिमाग नहीं लगाना, अगर अपना दिमाग लगाओगे सवाल गलत करोगे। आपने जो मेथड, डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ होगी डिस्टेंस, और 2 पॉइंट्स का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे 2 पॉइंट लग गए ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, कितना 2 आर, यही हमारा क्या बन गया डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन कहां से कहां तक, ए से बी की तरफ। तो आप इसे अगर डायरेक्शन के साथ लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं ए से बी की तरफ है, ये बता देगा इस। ठीक है, एक ऐसे ए बी बनाओ, इसका मतलब यही है, बी अगर बी ए लिख दूं तो इसका मतलब बी से ए की तरफ है। समझ में आ रही बात, उल्टा लिख दिया ना बी ए और ये वेक्टर लगा दिया, तो ये अपने आप कहानी कहना शुरू कर देगा कि मेरी डायरेक्शन बी से ए की ओर है। अब मैंने ए बी लिखा तो ये बता रहा है डायरेक्शन ए से बी की। अब फुल सर्किल के लिए देखें, दूसरा केस भी तो पूछा है इसने, फॉर फुल सर्किल, फुल सर्किल के लिए डिस्टेंस बताओ। अपने आप, ये मैं सब काम तुम्हें करने, मुझे कुछ नहीं करना, यही बैठे है। मैं ये भरोसा नहीं करूंगा आप पे कि आप घर जाके कुछ करेंगे इसमें। ठीक है, तो यही करना मेरे सामने, यही सीख के जाना। डिस्टेंस क्या, 2 पाई आर। आज इसी टॉपिक पे बात करूंगा मैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या, फिर वही वो गड़बड़, डिस्प्लेसमेंट बता। अब ये यहाँ इनिशियल पॉइंट था, समझ लो बात को। यहां से चले आप, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, फुल सर्किल कब होगा, जब मैं यहीं पहुंच जाऊंगा। तो मेरा इनिशियल पॉइंट यही था, और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इनिशियल और फाइनल एक ही जगह है, मान लीजिए किसी, मान लीजिए ये एक्स पे है, और फिर भी हम एक्स पे ही पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट हो एक्स माइनस एक्स, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी, तो कितना आ गया,
ठीक है, ये आंसर आ गया 0। तो मैंने इसलिए कहा था ना, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दूंगी। अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखते जाओ, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। ऐसे ही बिल्डअप हो जाएगा आज ही, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है, गारंटी है। आज के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर ध्यान से सुनते रहो और सवाल को ऐसे ही करते रहो। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो फिर एक सर्किल का सवाल फिर ले लेते हैं, क्योंकि पहले सर्किल पे ही देखते हैं क्या होगा। एक हमारा सर्किल है दोस्तों, फिर वही रेडियस इसकी मैंने कितनी बना ली। हाँ, ठीक है। क्या कह रहा है ये भाई साहब? ये कह रहा है कि भाई एक आदमी जो है सर्कुलर पाथ को 20 सेकंड में पूरा कवर करता है। ठीक है, कितना कवर्स होल सर्किल, होल सर्कुलर पाथ, ऐसा लिख लो और आसान बात में, इन 20 सेकंड। इसे पूरा चक्कर काटने में, मान लीजिए वो यहाँ से स्टार्ट करेगा ए से, फिर मैं बना दूं ये बी पॉइंट पहुंच गया, फिर वो ये सी पॉइंट पहुंच गया, फिर वो डी पॉइंट पहुंच गया, फिर ए पे आ गया। ठीक है, ए से वो कवर कर रहा है, यानी कि टोटल सर्किल को कवर करने में कितना समय ले रहा? 20 सेकंड। यानी कि 20 सेकंड में वो एक चक्कर काट रहा है। फिर पूछ रहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसने ये बात करी हमसे कितने सेकंड में? आफ्टर 70 सेकंड। 70 सेकंड बाद बताओ कि उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना हो। इसमें ना, इस लड़की के एक वो पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस ये पेशा सेल्स वाली मुझे नहीं पता कि इसमें किसके हैं इसकी तो विश्लेषण इस बारे प्रैक्टिस करती है। अच्छा अच्छा कोई प्रैक्टिस होता होगा, घर पर बैठ के काम करने का काम नहीं है। मुझे घर पर बैठ के काम नहीं करना हो, मुझे वो नहीं पता। चलो जी, बताओ फिर जल्दी जल्दी सवाल। ये तुम्हें करने हैं, मुझे नहीं करने कुछ नहीं। कितने सेकंड बाद पूछा? 70। और एक चक्कर काटने में कितना समय ले? तो कितने चक्कर काटेगा टोटल वो? 3 तो पूरे काट देगा। अगर ऐसे चला 20 सेकंड एक बार, फिर 20 सेकंड अगली बार, 20 सेकंड अगली बार, तो 3 चक्कर तो पूरे काटेगा। और अगले 10 सेकंड में कहाँ तक जाएगा? तभी तो 70 सेकंड पूरे होंगे, इस बीच सी तक। कहाँ तक जाएगा? सी तक। यानी कि यहाँ के वो रुक जाएगा। उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा 70 सेकंड बाद? सी। तो 3 चक्कर काटने में टोटल डिस्टेंस कितना चला? पहला चक्कर काटेगा तो एक बार में डिस्टेंस कितना चला एक चक्कर में? 2 पाई आर। भाई सरकमफ्रेंस के बराबर जितनी इसकी लेंथ है, सर्किल की लेंथ कितनी हो? 2 पाई आर। ठीक है, दो दूसरे चक्कर में फिर कितना चलेगा? 2 पाई आर। तीसरे चक्कर में भी कितना चलेगा? 2 पाई आर। लेकिन जैसे ही चौथा राउंड लेगा उसे पूरा नहीं करेगा, आधे तक जाएगा, तो आधे के लिए कितना? 5 आर। तो टोटल कितनी होगी? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, कितना? 6 पाई आर प्लस पाई आर, कितना आगे? 7 पाई आर। आधा भी तो है लास्ट वाला। तो 7 पाई आर डिस्टेंस कितना लिखूं मैं? ये करने के सवाल नहीं है कि आप कॉपी खराब करो इसलिए। कॉपी नहीं खराब करनी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना? फिर नहीं, तुम कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ रही भाई। तुम चक्कर ये है ना, अपने दिमाग लगा रही। क्या है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता मुझे, लगी है ना? वो बता, डिस्प्ले इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। नो, ये किसने बताया तुमको? हम सिर्फ पूछ रहे डेफिनेशन।
दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब वो पहले जब लास्ट में उसका लास्ट फाइनल पोजीशन है कि वो कौन से पॉइंट पे है, सी पे, और शुरुआत में कहा था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए तुम्हें हुआ है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, खत्म होगी बात। ज्यादा नहीं सोचना है, जो बहुत वो भरा खाना उसमें दिमाग में कूड़ा करकट वो निकालते 2 साल का, ठीक है। फालतू के काम नहीं करने हमें, ना फालतू की चीज दिमाग में रखनी। मुझे पहला पॉइंट याद रखना और बाद का पॉइंट, उनके बीच में एक लाइन खींचनी, जो है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। मुझे नहीं पता क्या करे, मुझे डेफिनेशन पे जाना, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। मेरी डेफिनेशन ये है कि पहला पॉइंट और बाद का पॉइंट, मुझे उनके बीच एक लाइन खींचनी, जितनी लेंथ की होगी वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया, डायरेक्शन भी लिखनी हो तो किधर से किधर जा रहे, ए टू सी। 2 पाई क्यों आएगा, सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस में आ गया ना, लेंथ है वह, सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस उसको भी 7 पाई आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो 2 पॉइंट है भाई, ये मुझे पता है, ये रेडियस आ रहा है ये भी आ रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना फिर 2 है। अगर इसे ही वो 80 सेकंड में बोल देता, डिस्प्लेस ये पहुंच के फिर ए पे आ जाता, डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया था 0, और ये कितनी बन गई थी 8 पाई यार। समझ रहे कॉन्सेप्ट, सर्किल वाले कर लोगे अब, कैसा भी आएगा चलो टेस्ट में देखेंगे वो तो। चलो पहले अब एक डायरेक्शन हम देखते हैं, एक सवाल बनता है डायरेक्शन, किस पे बनता है, डायरेक्शन, हमारी 4 डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन वाला सवाल पूछ लेता है जिसको आप कंफ्यूज होती हैं, ठीक है। इसका इसका अंत ही कर देते हैं इस टाइप के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप ध्यान दो, आपने थ्योरी पर ध्यान नहीं देना, आपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान देना। या तो इस टाइप के आएंगे, सर्किल से रिलेटेड यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। समझ में आ रही बात, आर्क वाला कराऊंगा, एक आर्क स्पेशल आर्क वाला छोटा सा आर्क ही देते हैं, ठीक है, वो कराऊंगा अभी आपके सवाल। इसके अलावा सर्किल पे सवाल नहीं बनने, ठीक है। अब सवाल बनेगा किस पे, डायरेक्शन पे, जहां कंफ्यूज हो जाओ आप। तो डायरेक्शन कितनी है हमारी, हम इस डायरेक्शन को बोलते हैं कि ये ईस्ट है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं इधर, ये वेस्ट, नक्शे के हिसाब से। जो हमारा मैप है वो 2D है, मैप वाला नक्शा कैसा होता है 2D। तो हम ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं यहाँ, नॉर्थ, और यहाँ क्या मानते हैं, south। ये आपको पता है, ठीक है। तो इस पे एक सवाल करते हैं, फिर देखते हैं। कह रहा एक फार्मर है, कौन है, किसान है ये एच सी वर्मा का सवाल है, ठीक है। एच सी वर्मा का नाम तो सुना होगा आपने बुक्स का, उसका सवाल है क्वेश्चन। कह रहा है एक फार्मर है, वो 500 मीटर नॉर्थ में चलता है, ठीक है। 500 मीटर पहले कहाँ चला वो, नॉर्थ में। बातचीत नहीं भाई, क्या नाम है इस लड़के, ठीक है, बातचीत नहीं करनी, ठीक है। जब पढ़ा रहे हो खास तौर से मेरे से करनी बातचीत, ठीक है, अपने आप आपस में नहीं करनी है। नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, ठीक है। 500 मीटर चलता है, लिखो इस सवाल को। एक फार्मर है, वो कितना चलता है, ये मान लीजिए, सपोज करो ये 500 मीटर का, मैंने ये ए पॉइंट तक पहुंचा, और कितना चल पड़ा वो 500 मीटर, ये नॉर्थ पे चला गया, ठीक है। फिर कह रहा कि 400 मीटर फिर ईस्ट में चलता है, इधर कितना चलता है 400 मीटर, मान लीजिए ये ईस्ट है, इधर ही तो है ईस्ट, तो इधर चल पड़ा वो कितना 400 मीटर, ठीक है। फिर सवाल में कह रहा फिर वो 200 मीटर साउथ में चलता है, फिर साउथ किधर है, ये रहा साउथ नीचे की ओर, यहाँ से फिर वो कहाँ गया 200 मीटर, मान लीजिए ये कितना है 200 मीटर है, और वो फाइनल यहाँ पे पहुंच गया, ए से बी पे गया और बी से सी पे, 200 मीटर चल के, ठीक है। फिर कह रहा फाइंड टू रीच द फील्ड, मतलब अपने खेत में पहुंच गया, उसका खेत यहाँ था सी पे। क्लियर है हिंदी में सवाल, क्या क्या कर रहा है भाई, ये किसान है, उसका घर है ये ओरिजिन क्या है उसका, घर है, वो घर से निकल पड़ा, उसे अपने खेत में जाना, 500 मीटर चलाओ नॉर्थ की तरफ अपने खेत में जाने के लिए। फिर वो क्या किया, ए से वो मुड़ गया किधर, ईस्ट में, 200 मीटर चला, 400 मीटर चला, फिर वो साउथ में चला 200 मीटर, उसका फाइनली उसका खेत आ गया, ठीक है। कह रहा द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस
द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आंसर दे रखे हैं इसे उसने 1100 मीटर। ऐसा नहीं, इतना आसान आंसर नहीं देगा वो। समझ में आ रही है बात? 1100 मीटर ये एक ऑप्शन है डिस्टेंस का। फिर उसने कहा 500 मीटर दे रखा है। हाँ, 500 मीटर ऐसा लिखेगा, 500 मीटर ड्यू 53 डिग्री, 53 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ। बी पार्ट, ये ई का मतलब ईस्ट, एन का मतलब नॉर्थ। ठीक है। फिर दूसरा बी पार्ट दे रखा 1100 मीटर ही है डिस्टेंस, और ये 500 मीटर ही है। फिर कह रहा है ड्यू 37 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, यही ऑप्शन है ईस्ट टू नॉर्थ का ही। फिर सी ऑप्शन दे रखा है उसने 700 मीटर, 700 मीटर डिस्टेंस दी उसने, और फिर ये 500 मीटर ही है। 500 मीटर 37 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ ही है। ठीक है। और डी ऑप्शन भी दे रखा है उसने, डी ऑप्शन दे रखा है आपका 700 मीटर एंड 500 मीटर, 700 मीटर एंड 500 मीटर ड्यू टू 53 डिग्री, 53 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट या ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ। तो जरा निकाल दो। कितना आया डिस्टेंस? डिस्टेंस तो आसान ही है। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ चला 500 मीटर, फिर 400, फिर 200, कितना आ गया टोटल? तो यानी कि ये दो आंसर तो गलत हैं। समझ में आ रही बात? सिर्फ क्या है, या तो ये हो सकता है या ये। इसमें में तो है 1100 मीटर डिस्टेंस, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फिर कंफ्यूजन रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और इनिशियल, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, इनके बीच का डिस्टेंस, ये इनके बीच की जो ये लाइन है, यही क्या देगी मुझे? डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ये दूरी निकालनी है किसी तरीके से। अब मुझे पता है ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 200 कट गई, तो ये नीचे कितना बच गया यहाँ? 300 मीटर। भाई टोटल 500 है ना ये, तो इधर भी ये 300 हो गया, ये 400 है, तो ये नीचे वाला भी कितना होगा? 400। तो क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे कर्ण निकालना, मेरे पास आधार भी है और लंबी है। तो क्या लगाऊं डिस्प्लेसमेंट के लिए? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग। तो इसका वर्ग कितना होगा? अंडर रूट दिस। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आएगा 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। कितना बना? ये 4, ये 3, 16 और 3, 16 और 9 25, यानी कि ये आएगा कितना? 500 मीटर। मैंने लिख दिया 1600 प्लस 900, 2500। 2500 का स्क्वायर रूट कितना? 500। अरे समझ में आ रही है? 25,000 बनेगा वो। 4 जीरो लगेंगे इस पे, उस पे भी 4 जीरो लगेंगे। और 4 जीरो का रूट हो 2 जीरो। ठीक है। और 25 का रूट हो 5, तो 5 गुणा 2 जीरो कितना हो गया? 500। ठीक है। चलो जी, 500 मीटर। अब डायरेक्शन निकालनी। तो डायरेक्शन कौन दे? ये थीटा। ये एंगल ही तो बताएगा ये कितनी दूर है। अरे कल भी बताया था, एक्स एक्सिस टेन थीटा क्या बनाता है? डायरेक्शन। तो टेन थीटा कितना मिलेगा यहाँ से? टेन थीटा हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण, लंब कितना? 300। ये कितना? 400।
तो ये आ गया 3/4। तो टेन थीटा बना यहाँ से कितना, 3/4। और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan 1 3/4। जब इसकी वैल्यू निकाल लोगे ये आएगी 37 डिग्री, क्योंकि कोस 37 और साइन 37 को आप याद कर ली, उनका अनुपात होता है, पता है ना, ये 37 डिग्री। तो आंसर क्या बन गया आपके हिसाब से, आंसर बना बी। ठीक है, आंसर बना बी, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, जो कि एक गलत आंसर है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, इसे पढ़ेंगे आप, इज टू नोट। एंगल हमेशा वो होगा जो, एंगल उसे मापते हैं डायरेक्शन में जो लास्ट वर्ड में लिखी रहे डायरेक्शन। ठीक है, एंगल उससे मेजर होगा जो लास्ट में लिखी रहेगी। जैसे ईस्ट टू नॉर्थ कह रहा है, तो एंगल कहां से मेजर कर रखा होगा इसने, नॉर्थ से। और ये एंगल किससे मेजर कर रहे, ईस्ट से। ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन में क्या गड़बड़ करते हो आप, आंसर सही है आपका। समझ में आ रही बात, आपने कैलकुलेशन सही कर दी, लेकिन उसने चालाकी यहाँ कर दी बाद में। आगे समझ में, और सवाल क्या है, सवाल तो सही करके आए आप, आंसर सही निकाल के आए, कूदते हुए आए उधर से मिलके 4.5 नंबर फिर खंड, है ना। और आंसर मिलाया तो गलत। तो ये जो छोटी सी मिस्टेक है, ये आपको लाखों बच्चे नीचे कर दें। आप सवाल नहीं गलत कर रहे, कभी सोचते हो क्वेश्चन वहां बैठ के एग्जाम में, आप एक क्वेश्चन अगर आसान क्वेश्चन गलत कर रहे, तो आप लाखों बच्चों नीचे जा रहे। 1 लाख बच्चे आपको ऊपर कर दें क्वेश्चन में, 1 लाख बच्चे आपसे ऊपर कूद जाएंगे जैसा क्वेश्चन गलत हो कोई। तो आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन लास्ट में लिखी हुई होगी ये नोट, वो पूछेगा, जैसे बोल देता साउथ टू ईस्ट या साउथ टू वेस्ट, तो एंगल कहां से मेजर कर रखा होगा, वेस्ट से। और ये एंगल किससे मेजर हो रहा है जो आप निकाल रहे हैं, पर ये हमें भी, ये भी काम आएगा, क्योंकि ये 37 डिग्री आया। तो ये अपने आप कितना बन गया, 53, क्योंकि टोटल एंगल कितना, 90। आगे बात समझ में, अगर ये भी निकाल लिया, ये निकालने की जरूरत नहीं, निकालना यही था, पर ध्यान दिमाग में देना था कि कौन सा एंगल मेजर करना। आंसर आप तो यही लगा के आते जैसे अभी बताया सबने। ठीक है, पर आंसर ये है। ठीक है, ये आज इसका क्वेश्चन कराने का मोटिव यही है कि आप कैसे को आंसर को, ये नहीं है कि इस पे समय वेस्ट कर रहा है। एंगल लिख लो कहीं नोट करके, जब पढ़ोगे तो याद आएगा, नोट करके लिखो ये बात, यही है। लिखो भाई, लिखो, एंगल इज मेजर्ड विद द नॉर्थ डायरेक्शन, एंगल इज मेजर्ड विद द नॉर्थ डायरेक्शन, एंगल is measured with the north direction। ठीक है, क्लियर है बात, कर लोगे अब डायरेक्शन वाला खेल, अब तो सवाल गलत नहीं होने का कभी भी। तो आंसर क्या है इसका, ये भी गलत है, आंसर इज, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, पता नहीं आई है नहीं, आगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, कह रहा है बॉडी मूव्स, फिर एक सवाल सेलेक्ट कर दूंगी, एक क्वेश्चन है, कह रहा है बॉडी मूव्स, इसे सब करके दिखाएंगे। अब देखो बहुत कॉन्सेप्ट हो गया, इससे ज्यादा नहीं करवा सकता, अब अपने आप करेंगे सवाल, जब तक आप नहीं करेंगे मार्क देनी पड़ूंगा। ये बॉडी मूव 6 मीटर वेस्ट, कितना, 6 मीटर जा रही हो किसमें, वेस्ट में। ठीक है, 8 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर कहाँ चली, नॉर्थ में। एंड 10 मीटर, 10 मीटर वर्टिकली, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ए आंसर है 10 मीटर, और दूसरा आंसर भी दे रखा है 10 मीटर, बी
10 2 मीटर एंड 10 मीटर। सी 24 मीटर एंड 10 √2 मीटर। डी 24 मीटर एंड 10 मीटर। सबसे पहले एक चार्ट बनाओ। एक्स एक्सिस का ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, इसे मैं एक्स एक्सिस भी मान रहा हूं, तो ये डायरेक्शन होगी आई कैप। ये हमारा नॉर्थ है, इधर ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन होगी जे कैप। ये इधर हमारा वेस्ट है, ये डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप। और इधर हमारा साउथ है, ये डायरेक्शन होगी माइनस जे कैप। ठीक है भाई। तो सबसे पहले कहाँ चले भाई साहब? वेस्ट में कितना? 6 मीटर। मान लीजिए वो यहाँ तक चल पड़े। ये हमारा ये पॉइंट आ गया और ये डिस्टेंस कितनी मेजर कर ली इसने? 6 मीटर। क्लियर। फिर कहाँ चल पड़े? फिर कहाँ चले? नॉर्थ में कितना? 8 मीटर। ये यहाँ नॉर्थ में गए भाई साहब 8 मीटर। ठीक है। फिर कहाँ चल पड़े? वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये बार की। समझ में आ रही बात? कभी आप सोच लो ये क्या, ये दिमाग लगाना। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब नॉर्थ नहीं है। ठीक है। आप सोचोगे ये है ऊपर की ओर, ये नहीं। यहाँ से फिर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। ऊपर ऐसे ही तो उठा होगा वो। समझ में आ रही बात? तो आपको ये समझना है सवाल में। ऊपर की तरफ कितना चलेगा? 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस को चेक इससे भी वो पाथ लेंथ है, तो कितना चला? 6 + 8 + 10 कितना हो गया? 24। समझ में आ रही बात? तो अब ये हमारा क्या बन गया? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये बाहर की ओर कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस। यानी कि ये स्पेस में चला गया है यहाँ पॉइंट। और ये डिस्टेंस है 10 मीटर, यानी कि जेड पॉइंट जो हो गया, जेड कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? 10। एक्स ये है वाई एक्सिस, वाई पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 8। ये हमारा है माइनस एक्स एक्सिस। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -6। तो मुझे यहाँ से ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर बनाना। क्या बनाना है इसका? पोजीशन वेक्टर। वही तो डिस्टेंस, उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा इसका अगर मैं बनाऊं? एक्स पे कितना चला? -6 i कैप। प्लस वाई पे कितना चला? 8 j कैप। और जेड पे कितना चला? 10 k कैप। जेड के लिए क्या लिखते हैं? k कैप। तो पोजीशन वेक्टर, ये जो 10 बाहर चलेगा, मैं इसे ऐसे बना रहा है, इसे उस बाहर के पॉइंट को कैसे बना रहा है ऐसे। ये हमारा 10 मीटर। ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर गया वर्टिकली का, इसका मतलब वो यहां से यहां गया। और तो इसके पॉइंट क्या मिलेंगे? -6 पे चला, फिर 8 चला, और फिर 10। इस पॉइंट के पॉइंट कितने हो जाएंगे? -6 8 और 10। भाई पॉइंट क्या हो, एक्स में चली गई दूरी, बताया तो था कल, ये पॉइंट एक्स वाई हो तो एक्स पे कितना चला और वाई पे कितना चला और जेड पे कितना चला, तो वही तो पॉइंट हो जाए हमारा। तो सिंपल। ये एक्स पे कितना चल रहा है? 6। वाई पे कितना चल रहा है? 8। और जेड पे बाहर की तरफ कितना चल रहा है? 10। तो पॉइंट हो गया -6 8 और 10। तो ये इसका डिस्प्ले पोजिशन वेक्टर लिखना हो तो आर कितना होगा? -6 i कैप +8 j कैप +10 k कैप। और इनिशियल पॉइंट कहाँ से चला था? वो ओरिजिन से। समझ में आ रही बात? अगर ओरिजिन मैं इसको नाम दे दिया, चलो और अच्छी सी बात है, इसको नाम दे दिया ओ ए वेक्टर। इसका आर आर भी ना दो आप, इसका नाम क्या दे दो? ओ ए वेक्टर। तो इस मुझे निकालना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो? इनिशियल पोजीशन माइनस, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट का मैग्नीट्यूड कितना है? अगर उसका वेक्टर लिखो तो 0 i कैप 0 j कैप +0
के कैप, ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। जब इसमें से इसे घटाओगे तो यही तो बचेगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यही आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो कितने मीटर का है, तो इसे क्या करेंगे, वो एक वैसे लिख देंगे। और ये कितना होगा, कल बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसका आंसर निकाल लो आप कितना है। बी, बी बता रहे हो ये, ठीक ठीक है, 10√2 आ जाएगा, ये सही है बिल्कुल। ये आएगा आपका 10√2। क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर लोगे इसे सवाल। चलो इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल करते हैं एक क्वेश्चन को। इससे हार्ड नहीं पूछेगा आपसे, बस ये लास्ट है, ठीक है। फिर आपको दो चार सवाल होमवर्क के लिए लिखिए, फिर कर लेंगे। कह रहा है मैन मूव इन फॉलोइंग वेज। एक आदमी है, वो कह रहा है कि इस तरीके से चलता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस तरीके से चलता है, कैसे चलता है। फर्स्ट 20 मीटर ईस्ट, कितना फर्स्ट कितना चलता है, 20 मीटर चलता है किसमें, ईस्ट में। 10 मीटर इन 37 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट। 10 मीटर, 10 मीटर कहाँ जा रहा हो, ओ सॉरी, फर्स्ट 20 मीटर ईस्ट, फिर 10 मीटर इन 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री। इसे 30 डिग्री कर लो आप बस, क्योंकि 37 आप 30 डिग्री कर लो, 30 डिग्री इन, कौन सी डायरेक्शन में भाग रहा है। 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, किधर जा रहा है, नॉर्थ टू, ठीक है भाई। फिर वो क्या जा रहा है, फिर कह रहा है 10√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 10√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ टू, फाइनली 12 मीटर इन नॉर्थ, और फाइनली कहाँ गया, 12 मीटर चला किसमें, नॉर्थ में, ठीक है भाई। तो कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो नक्शा बनाओ पहले, हमेशा ऐसे सवाल में पहले नक्शा बनेगा। फिर एक बात बताएंगे आपको, नोट्स, सबसे पहले कहाँ चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है। मान लीजिए डायरेक्शन आई कैप है, ये डायरेक्शन हमने मान ली जे कैप, ये माइनस आई कैप, और ये माइनस जे। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो इस सवाल में, तो सबसे पहले डायरेक्शन मान, अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले 20 मीटर ईस्ट चला, ये मान लीजिए ए पॉइंट पे पहुंच गया, और ये डिस्टेंस कितना कवर करा, तो पहला ओरिजन, ये ओरिजन है, ओरिजन के सापेक्ष प्रथम डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसे मैं D1 कह रहा। D1 डिस्प्लेसमेंट कितना मेरा, 20 आई कैप। क्लियर है बात, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन में, क्लियर है। फिर कहाँ चला वो, यहाँ से दूसरा क्या चल रहा है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, 10 मीटर 37 डिग्री, कहाँ, नॉर्थ टू ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट ये कोई डायरेक्शन होगी, इधर गया हो फिर, जैसे ये चला यहाँ ओरिजिन के साथ, डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा ना। कितना चला हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया उसने, ये दूरी कितनी दी, 10 मीटर, 10 मीटर चला ना, और डायरेक्शन क्या दी, 30 डिग्री, कहाँ, नॉर्थ टू ईस्ट। तो डायरेक्ट एंगल किससे बनाऊं, ईस्ट से या नॉर्थ से, ये वाला एंगल बनाऊं या ये वाला, ईस्ट से, जो लास्ट में डायरेक्शन लिख के रहे उससे, ये 30 डिग्री बन जाएगा यहाँ।
ठीक है, अभी बताया था ये फंडा हमने। अब उसके बाद क्या है, 10√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है, जब भी ये दे और एंगल ना दे तो बीचों बीच 45 डिग्री ये जा रहा है इधर, कितना, 10√2। और नॉर्थ टू वेस्ट, तो वेस्ट से एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, जब भी ये देगा ना नॉर्थ टू वेस्ट, इसका मतलब बीचों बीच डायरेक्शन है, और एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, अब 12 मीटर किधर चला, फिर वो फाइनली यहाँ पहुंच गया 12 मीटर, नॉर्थ में कहीं चला गया किसी भी पॉइंट पे। इतनी चीजें उसने चली, तो फिर कह रहा फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है। तो सारा जितना भी डिस्प्लेसमेंट है सबको जोड़ देंगे। तो पहले पहले का डिस्प्लेसमेंट तो 20 i कैप हो गया जब पहली बार चला, फिर वो दूसरी बार किधर गया, यहाँ गया बी पॉइंट तक। कहाँ से, ओरिजिन से कितना, 10 मीटर। तो D2 कितना लिखूं मैं, 10 मीटर नहीं है, एक्स पे और वाई पे इसके कंपोनेंट तोड़ देंगे तो ये बनेगा 10 cos 30 डिग्री, कितना, i कैप, प्लस फिर इसका इधर कंपोनेंट 10 sin 30 डिग्री। क्लियर होगी बात। D2 की वैल्यू निकाल लो। तो 10 cos 30 कितना भाई, 10√3/2 i कैप, प्लस 10 कितना, 1/2 sin 30 की वैल्यू इंटू j कैप। ये 2 से कट जाएगा, ये बनेगा 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप। हमारा D2 आ गया। अब D3 देखो कितना, D3 ये वाला हो गया लास्ट में इधर, तो ये कितना बनेगा, 10√2 - 10√2 cos 45 डिग्री। चलो जल्दी, 10 यहाँ से D3 कितना लिखूं, 10 cos 45 डिग्री, ये वाला। पर ये डायरेक्शन क्या है, माइनस का, i कैप। उधर कितना बनेगा, +10√2 sin 45 डिग्री j कैप। क्लियर है, इधर j कैप आ जाएगा इसका कंपोनेंट। तो कितना बनेगा D3 दोस्तों, ये 10√2 आ जाएगा, तो ये बनेगा -10/√2 i कैप, प्लस √2 से √2 10 j कैप। √2 की मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये D3 कितना बनेगा यहाँ से, -5√2, समझ में आ रही बात, i कैप प्लस 10। क्लियर। वैसे ही ये बनेगा इधर। अब 12, लास्ट में तो 12 है, तो D4 कितना है, 12 j कैप। ठीक है भाई, इन सबको जोड़ लो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस, ये जो कटेगा काट लियो, वरना i कैप j कैप को जोड़ के लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी सवाल करने हो आपको, ठीक है, एक टाइप के सवाल ये हो सकते हैं। क्लियर होगी कहानी, कर लोगे अब ऐसे सवाल। अब लास्ट, अब एक बात, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, ये बताया था, या डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन कर रही, ये भी नोट में लिख लेना, ये से ध्यान से, कोई बॉडी मोशन कर रही और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर, अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके डिस्टेंस के इक्वल होगा। या ये कहिए, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा, कोई पार्टिकल ए से चला और वो बी पे पहुंचा, और उसने 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करी, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसने अपनी डायरेक्शन लौट कर नहीं आया वो। समझ में आ रही बात। तो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच कितना है, 10 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी दोनों क्या है, बराबर है।
ये ध्यान रखेंगे आप। मुझे नहीं पता वो 37 के अकॉर्डिंग है, मेरे पास आंसर 37 के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर है, ये आया इसका मैग्नीट्यूड √1100 मीटर। मैग्नीट्यूड जब आप ये वेक्टर में आएगा मैग्नीट्यूड करोगे ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो आप जो है ये ध्यान रखेंगे जब भी, अगर मान लीजिए वो वापिस आ जाए, मान लीजिए वो वापिस चला यहाँ तक आ गया, दोबारा इस बी से लौट के अब सी पे आ गया, और ये जो डिस्टेंस है ये उसने 3 मीटर कवर किया। समझ में आ रही बात? तो अब डिस्टेंस कितना है? एक पार्टिकल गया ए से बी तक पहले, तो डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना था? 10 मीटर। तो जब यानी कि ये अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, ये सीधा जा रहा है। जब कोई मोशन कर रहा हो कोई पार्टिकल और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, वरना डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस से छोटा होगा। समझ में आ रही बात? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और वो उस स्ट्रेट लाइन मोशन में अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। इसी केस में, बस इसके अलावा किसी केस में नहीं होगा। जैसे मैंने ये डिस्टेंस का तो लेकिन अगर ये यहीं से मुड़ के वापस क्या देता कि ये वापस चल पड़ा, और कितना चला? 3 मीटर। तो अब डिस्टेंस कितना? 10 मीटर पहले चला था, 3 अब चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 13 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 7 मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस किसके इक्वल हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बात बतानी थी मुझे। चलो जी, एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन छोटा सा देख लो, सर्किल का सवाल है। अब या मुझे जब आप ये करके दिखा दोगे फिर मैं आपको ये छुट्टी कर दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये पॉइंट, इसकी रेडियस आ रही है, सर्किल की रेडियस कितनी है? आर। ठीक है, वो कह रहा है कि वो एक आदमी सिर्फ यहाँ तक पहुंचता है उसमें, ये पॉइंट ए मान लो, ए से चला और बी तक पहुंचता है। ठीक है, ये एंगल आपने पता है ये पाई/2 है, 90 डिग्री का एंगल है, सब हम जानते हैं। पार्टिकल सिर्फ का वो, पार्टिकल को या बॉडी को, बॉडी सिर्फ ए से बी तक पहुंचती है, इसके अलावा कोई सर्किल ट्रेस नहीं करती। कहाँ तक जा रही हो? ए से बी तक। तो कह रहा है ए से बी तक जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। जबकि इसका रेडियस कितना है? हाँ, चलो निकाल दो। ए से बी तक ही गया हो, ज्यादा दूर नहीं गया। कहाँ तक गया? ए से बी तक। तो डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट। मुझे एक रीजन समझाओ करना। अरे टाइम चला इसमें सबसे गलत कर, सही किसने करने का? नहीं चलाओ, दिमाग में कुछ नहीं, पाई/2 लिख रहे हैं, एक बार सुन के सब कुछ निकाल के दिखाओ इस डिस्टेंस को। पाई/2 डायरेक्ट थोड़ा ही आओ कि पाई/2 से तो फार्मूला लगा का ही होगी। निकलना सारा एक दूसरे के निकलते कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमारा दिमाग चलाओ सब, और गलत करो सवाल, जब गलत करोगे तब सही होगा। पेन चलाओ, पेन कॉपी पे। मैं तो इसमें क्या होता है? दिमाग में लगाना, जैसे करवाएगा इसलिए क्या है डिस्प्लेसमेंट। लाओ इनिशियल और फाइनल को।
आप मिला दो इसे, कैसे मिलाएंगे? कैसे मिलेगा ये? शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे मिलेगा? अब क्या बढ़ गया? डिस्प्लेसमेंट भाई, आप चक्कर ही है ना, आप वो नहीं करते जो बताया जा, दिमाग लगाने लग जाओ अपना। क्या करना डिस्प्लेसमेंट निकालने में? एक ये है फाइनल इनिशियल पॉइंट, ये कौन सा? फाइनल पॉइंट मिला दो जी। यही तो डिस्टेंस चाहिए मुझे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यस और नो? मुझे नहीं मतलब है डिस्प्लेसमेंट में, ये चाहिए मुझे। अब क्या है, ये आर है, ये भी कितना है? तो ये कितना होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? रूट 2 आर। इसमें कुछ था? पर डेफिनेशन तो यार इतने इतने सवाल कराए, उसमें कुछ से क्या मतलब, जो चीज पूछा जा वो वही भूल गए। तो इतना तो आपको कॉन्सेप्ट आ है, ठीक है ना? अपने अपने आप में समझो क्या है तुम। इतने सारे सवाल कराने के बाद भी आप एक बात नहीं समझ पा रहे कि हमें कुछ नहीं करना डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये सब पागल बना रहे। फाइनल पॉइंट देखो और इनिशियल दोनों को मिला दो स्ट्रेट लाइन से, उसकी लेंथ निकाल लो। उस लेंथ निकालने के मेथड अलग अलग हो सकते। समझ में आ रही बात? कहीं हमें वो वेक्टर फॉर्म में लिख के निकलने का, जैसे इससे पहले सवाल में क्या लिख रहे थे? वेक्टर फॉर्म लिख रहे थे ना, आई कैप जे कैप। सुन लो बात को, काम एक ही करना है। कहाँ कंफ्यूजन हो सवाल को करने में, कैसे करूं? मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने में अलग अलग गणित यूज हो सकता है, ठीक है, पर काम वही करना है। हमें दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। आप जिस लास्ट में क्या है ना, पहले पॉइंट को मिलाना, पहले पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाना। और उसका आप ये सोचो उस क्वेश्चन में कि इसे मैं कैसे ला सकती हूँ इस दूरी को, ये दूरी निकलेगी कैसे? उसके निकालने के ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। नहीं बन रहा तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। देखो, कोई कहेगा जी मैं तो लगाता पाइथागोरस थ्योरम ना, लगाया भाई। इसे क्या मान लो? एक्स एक्सिस। इसे क्या मान लो? वाई एक्सिस। तो ये वेक्टर, ये यहां से ओ ए वेक्टर कितना कितना होगा? आर आई कैप। ओ बी वेक्टर कितना? आर जे कैप। तो ये वेक्टर कितना बनेगा? भाई ये वेक्टर लिखना है ना, इसके पॉइंट लिख लो, इसके पॉइंट लिख लो। इसका पॉइंट क्या होगा? देखो ये एक्स एक्सिस है तो इसके पॉइंट होंगे R0। इसके पॉइंट कितने होंगे? 0 R। ये डिस्टेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कर लो। तो दिस माइनस दिस, तो ये ओ बी, ये जो होगा यानी कि ए बी जो बनेगा हमारा, ए बी वेक्टर जो बनेगा वो क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। यही तो बनेगा। अरे समझ में आ रही बात? ओ बी कितना? आर जे कैप। ये कितना? माइनस आर आई कैप। ए बी वेक्टर बन गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी वेक्टर का? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 आर। करने के तरीके किसी के भी अलग हो सकते। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने पाइथागोरस थ्योरम से। आपने डायरेक्शन नहीं लिखनी, डायरेक्शन वाइज करना, तो ये रहा वेक्टर मेथड। समझ में आ रही बात? तो करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं आपके, काम वही करना, मुझे दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट का सवाल आएगा, सबसे बड़ी बात है आप अपना दिमाग लगाने लग जाओ। और मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अपना दिमाग लगे लगाना, प्रोसीजर फॉलो करना, जो प्रोसीजर बताया गया आप उस प्रोसीजर से भटक जाओ। प्रोसीजर से नहीं भटक, प्रोसीजर डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही है। सबसे पहले हम देखेंगे हम कहाँ से चले, और फिर देखेंगे लास्ट में हम कहाँ पहुंचे। उन दोनों को मिला देंगे। उसे चाहे वेक्टर फॉर्म में लिख के लाओ, चाहे आप डायरेक्ट लाओ, कैसे ही लाओ, मुझे तो बस दूरी निकालनी है। और दूरी निकालने का फार्मूला आसान ही है, ठीक है? अगर हम दूरी भी नहीं निकाल पा रहे दो पॉइंटों के बीच की, तो दो तरीके हैं, या तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख लो दोनों पॉइंट के। समझ में आ रही बात? उस पहले बाद के कोऑर्डिनेट्स में से पहले कोऑर्डिनेट घटा लो, वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, उसका अंडर रूट कर लो मैग्नीट्यूड लेने के लिए। क्लियर है बात? हो जाएगा ये? क्योंकि इसके बाद कल स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज पढ़ेंगे, ठीक है? स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे कल। तो उसमें ये सारी चीजें जब आप उसे निकाल लोगे, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है,
इस पर कैसे सवाल बनते हैं जर्नल, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये चैप्टर काइनेमेटिक्स खत्म, ठीक है, इतना सा काम है इसमें, ठीक है। फिर चलो जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। सवाल करना चाहो, एक सवाल लिख लो, चलो एक सवाल करा दूं मैं आपको, एक सवाल लाना करके घर से। कह रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना घर से भाई। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट ए ड्यूरिंग द हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील। फाइंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट ए, ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट ए ड्यूरिंग हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील। व्हील का मतलब एक पहिया है, ठीक है, व्हील 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 पहिया बोलते हैं, ठीक है। ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ए ड्यूरिंग हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील। व्हील है, आंसर दे रखा है अंडर रूट, बस इतना ही है। पाई स्क्वायर बाई फोर, पाई स्क्वायर प्लस फोर। आंसर देख के मत घबराना। बी पाई आर, सी वन प्लस, हाँ मैं चित्र बनाऊंगा, वन प्लस पाई स्क्वायर इंटू आर, ये बार है। और डी, डी नहीं दे रखा, बस इसी में से आंसर मिल जाएगा। और ये ऐसा, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ग्राउंड है, और उसने एक व्हील बना रखा है, थर्ड ऑप्शन ये रहा, सी वन प्लस पाई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है भाई। और उसने ये रेडियस इसकी दे रखी आर, ये कितनी रेडियस का व्हील है, आर का। और ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब ये हाफ सर्किल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ये इसे घुमा रहा हूं, ठीक है, उसने कहा रोटेशन कर रहे हैं हम, घुमा रहा। और कहां तक घुमा रहा है, सिर्फ हाफ चक्कर तक। तो जब ये हाफ चक्कर ऐसे घूम के आएगा तो पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा धरती पे। तो जब ये पॉइंट ए धरती पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ दूरी तय कर लेगा ना ये, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फिर ये हाफ रोटेशन लेके गया, उसने ये कुछ डिस्टेंस तय करी होगी रोटेशन में, और ये पॉइंट यहाँ पहुंच गए। तो मुझे वास्तव में ये निकालना है, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो, जो भी ए डैश नहीं, ये ए ही पॉइंट है, वही तो पहुंचा पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसे आपकी कुछ भी ए डैश कर देते हैं, ठीक है। आपको समझना है इसे, यही पॉइंट है, वो ए ही पॉइंट है जो हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पहुंच गई। अब आपने इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट, ये सवाल है रियल में, ठीक है। चलो जी, ये वैसे बीएम शर्मा का सवाल है, निकालना चाहो निकाल लो। अच्छा, अब एक आर्क की बात और कर लूं मैं 2 मिनट। मान लीजिए ये छोटा सा आर्क है, ठीक है, कोई बात नहीं, है नहीं डी ऑप्शन, मतलब इन्हीं में से आसान है। ये एक छोटा सा आर्क है, मतलब बहुत छोटा, आर्क का मतलब समझ रहे, चाप। ये बहुत छोटी सी हिस्सा ले लिया मैंने, ठीक है, बहुत छोटा सा हिस्सा ले लिया इसका। ये इतना छोटा सा आर्क है लगभग, इससे ज्यादा ये बड़ा बना रहा मैं उधर, समझ रहे हो, लेकिन ये बहुत छोटा है। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये कहीं सेंटर पे जो है थीटा एंगल जो है वो डाल दिया। ये एंगल कितना, थीटा। ये इसकी रेडियस कितनी, आर। तो डिस्टेंस कितना होगा, आर्क पे चला गया डिस्टेंस, भाई ए से बी तक चला गया, ये तो डिस्टेंस होगा।
डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ए बी के, होगा या नहीं? तो ए बी के इक्वल डिस्टेंस है, तो ये कितना बनेगा जी? कौन सा एग्जाम? ये क्लास, ये दूसरी क्लास है, इधर पूछ लो आप। ठीक है। ए बी, डिस्टेंस क्या, ए बी, तो ये क्या है, चाप के बराबर, और चाप बराबर क्या हो, कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस निकालना होगा किसी आर्क पे, तो क्या लिख देंगे, आर इंटू। क्लियर है? अब डिस्प्लेसमेंट निकालना। अब डिस्प्लेसमेंट, ये दो पॉइंट के बीच की दूरी होगी ना। समझ में आ गई बात? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं आर्क पे, ये मुझे दूरी निकालनी। ठीक है। तो ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस एल है, कितनी है, एल, मुझे एल लिखना है। मैं क्या करूंगा, इस पे एक इसका लंब डाल दूंगा, जो ठीक इसे बाइसेक्ट करेगा, ठीक एल बाई टू, ऐसे ही तो करेगा वो। और तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी कितना होगा, थीटा बाई टू। अभी जैसे ही मैं बाइसेक्ट किया, तो ये क्यों, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 90 डिग्री बन गया। समझ रहे, ये उसका क्या बन गया, करंट। ये क्या बन गया, 90 डिग्री है, थीटा के सामने का क्या बना है, परपेंडिकुलर। और ये क्या बन गया, बेस। तो अब मैं इसमें साइन थीटा कोस थीटा के फार्मूले लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे क्या कर लिया, बाइसेक्ट कर लिया, दो हिस्सों में बांट लिया बराबर, परपेंडिकुलर डाल के। तो अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा बाई टू लिखूंगा इसके लिए, इस ट्रायंगल में। साइन थीटा बाई टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना, एल बाई टू, हाइपोटेनियस कितना, हाँ। तो ये मुझे निकालना है टोटल एल। तो ये टू आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, टू आर साइन थीटा बाई टू, यही मेरा क्या है, एल ही मेरा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था या नहीं, दो पॉइंट के बीच से। तो जब वो छोटा आर्क हो, है, टू से टू कौन सा कटेगा, ये थीटा अंदर है, ठीक है, ये बाई टू काट के मत कर देंगे। ये अगर वो 60 डिग्री एंगल है, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, वो एंगल का बाई टू है, और वो लेंथ का बाई। तो आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। हमारी बात, आर्क पे अगर काम करना हो तभी दे रहा है, लेकिन इसमें देगा नहीं, जेई में आने की संभावना रहती है कुछ। ठीक है, पर आजकल मीटर जेई कुछ ज्यादा अलग नहीं है। हमारा हमने पिछले 100 साल से नीट जेई के कुछ ज्यादा, जेई नीट का जो लेवल है वो मेंस जैसा है। ठीक है, और लास्ट ईयर को दो सवाल एडवांस जैसे भी आ गए थे। ठीक है, बढ़िया सवाल आए थे लास्ट ईयर नीट में, अच्छे सवाल थे। ठीक है, वरना 720 में तो 720 ही ला रहे थे बच्चे। है ना? मैंने सोचा फिर क्या करा जाए, तो ज्यादा आसान होगा मामला। फिर इन्होंने सवाल ठीक देंगे, छोड़ दो इनके, प्रोटीन ने हम लेवल अचीव करवा दिया बच्चे को, जो 700 फिजिक्स में पूरा पूरा कर से कह रही है। इसका मतलब हम पेपर सही नहीं बनाए। बच्चों का देखो पेपर ऐसा बनती है, लेवल का बात करती है, और साथ एनालाइज होता है वो चीज। ठीक है, तब पेपर बनता है। तो थैंक